Let's study with education only. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन मेलन के ब्रांड न्यू पॉलिटी कोर्स में, जहां हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्रिस्प तरीके से पॉलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम पॉलिटी के जो टॉपिक्स करने वाले हैं दैट आर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड बेसिक स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड बेसिक स्ट्रक्चर। लेट्स स्टार्ट विद बेसिक स्ट्रक्चर। सबसे पहली जो चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि दिस बेसिक स्ट्रक्चर इज़ नोवेयर मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ कहीं पर भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आया कहाँ से कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट आया है आपका सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से। तो हम डिटेल में थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि देखते हैं कि कैसे इसने प्रोग्रेस किया है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअली है क्या, इसका एम क्या है, क्यों ये लाया गया है। इट हैज़ बीन बेसिकली डिफाइंड किस लिए? टू डिफाइन द स्कोप। जस्ट अ सेकेंड प्लीज। इसका एम क्या है? टू डिफाइन द स्कोप। किसका स्कोप? ऑफ अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है वो कितनी है और कहाँ तक जो है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, वो डिफाइन करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया है। तो सबसे पहले हम केसेस देखते हैं कि किन किन केसेस से कैसे कैसे जो ये आया है। सबसे इम्पॉर्टेंट केस जो इससे एसोसिएटेड है दैट इज़ केशवनंदा भारती केस। पर उससे पहले भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट केसेस थे जो हम कुछ देख भी चुके हैं, कुछ हम एक बार थोड़ा हमारी रिवाइज हो जाएंगे। तो लेट्स गो थ्रू देम। द फर्स्ट वन इज शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद केस में सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कि पार्लियामेंट क्या अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या नहीं। तो जब ये आया कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकती है क्या नहीं, तो शंकरी प्रसाद ने बोला था कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स पे आया था कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है। देन आया हमारा सेकंड गोलकनाथ केस। ऑब्वियसली कि डीपीएसपी लगाने हैं तो फंडामेंटल राइट्स हम ऐड, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स क्या है? एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट पे कि आप ये नहीं कर सकते, आप किसी भी तरीके से राइट टू लिबर्टी नहीं छीन सकते। तो उन सब चीज़ों को ध्यान रख के ही उन्हें डीपीएसपी को लेके आना पड़ता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट केस आया दैट वाज गोलकनाथ केस, जिसमें कि ये 1967 का, जिसमें कि ये बोला गया कि पार्लियामेंट कांट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। देन उसके बाद इसी टाइम पे पार्लियामेंट ने इस गोलकनाथ केस को हटाने के लिए कि इसकी जो भी इसकी मतलब पावर है उसको रिप्लेस करने के लिए, इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नल एंड वॉइड करने के लिए उन्होंने, पार्लियामेंट ने क्या किया? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए। वो 1971 का जो था, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट, इन्होंने डिक्लेयर किया कि पार्लियामेंट जो है वो कोई भी एब्रिज कर सकती है या कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो हटा सकती है, टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368। अभी आर्टिकल 368 क्या है? आर्टिकल 368 के अंदर ही पार्लियामेंट के पास पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसे भी हम अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में देखेंगे। ठीक है। तो अब पार्लियामेंट ने क्या किया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से? ये जो इन्होंने केस लगाया गोलकनाथ केस, इसको हटा दिया, इसको एब्रीज कर दिया अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर्स यूज़ करते हुए। तो उसके बाद आया द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस दैट इज केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप चाहे तो कोई भी फंडामेंटल राइट हटा सकते हैं, ठीक है। उन्होंने अपहेल्ड किया जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था पार्लियामेंट ने कि ठीक है, पर लेकिन उन्होंने एक कंडीशन दे दी। क्या उन्होंने दिया? उन्होंने एक डॉक्ट्राइन दे दी। दे गेव द डॉक्ट्राइन कि आप कुछ भी चाहें, जो आपको मन है आप वो अमेंड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको ये मेक श्योर करना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो आपका वॉयलेट नहीं होना चाहिए। ठीक है।
तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये हमारी केशवनंदा भारती केस से आई थी। तो इस केशवनंदा भारती केस के बाद से ही ये हुआ कि हाँ, पार्लियामेंट जो मर्जी चाहे वो अमेंड कर सकती है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उसको मेक श्योर करना है कि बेसिक्स, अब ये बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होगा ये कैसे पता चलेगा? तो ये विद डिफरेंट जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस आते गए, उन केसेस के थ्रू हमें पता चलता गया कि किस किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होंगी। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक डिसाइडेड नहीं है, मतलब अगर कोई बोले कि ये आपका डिफाइंड है तो इट इज़ नॉट डिफाइंड। आज तक भी ये एग्जैक्ट डिफाइंड नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के हिसाब से ये चीज़ें कुछ कुछ ऐड होती रहती हैं और उससे हमें पता चलता है कि हाँ, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, हम इसे तो नहीं हटा सकते कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। हालांकि कुछ एक पॉइंट्स हैं जो अभी तक की जजमेंट से आ चुके हैं, जिन्हें मैं अभी आपको बताऊँगी, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, ये सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कहाँ लगाया? सबसे पहले इंदिरा गांधी केस जो था 1975 का, फर्स्ट टाइम उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो थी वो इस केस पे यूज़ की थी। और ये केस था किस चीज़ के लिए? इलेक्शन डिस्प्यूट थे प्राइम मिनिस्टर के और स्टेट लेजिस्लेचर, लोकसभा के स्पीकर को लेकर इलेक्शन डिस्प्यूट था। किस किस के बीच में? प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा स्पीकर के एसोसिएटेड। और उन्होंने ये बोला था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो आप इनको तो नहीं रिमूव कर सकते, ये तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है जैसे इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर के होने हैं, लोकसभा स्पीकर के होने हैं, वैसे ही होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ये केस कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि कौन से केस में फर्स्ट टाइम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को यूज़ किया गया था। देन फर्दर जैसे जैसे केसेस आगे बढ़े तो एक इम्पॉर्टेंट केस आया कि अब कौन से केस पे लगेगा, कौन से पे नहीं। तो एक वमन राव केस हमारा आया 1981 में। इसमें क्या बोला? इन्होंने बोला कि आप जो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन प्रिंसिपल लगा रहे हैं ये अब अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अब पुराने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उन पे नहीं अप्लाई होगी। जिस दिन ये केशवनंदा भारती केस आया है उसी दिन से ये चालू होगी। तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल अप्लाई होगा, बेसिक स्ट्रक्चर जो अप्लाई होगा वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे होगा? जब 24 अप्रैल 1973 ये डेट उन्होंने स्पेसिफाई कर दी कि इस डेट के बाद से जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उन पे ही आप ये बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन अप्लाई करेंगी। उससे पहले वाले जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उन पे आप ये रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और ध्यान रखेंगे दिस वाज द डेट जब केशवनंदा भारती केस जो है वो उसकी जजमेंट आई थी, ठीक है। सो इसके अलावा कुछ कुछ मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन्स भी बता देती हूँ कि कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बन चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये ध्यान रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे सुप्रीम होगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना जाता है। ये ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चंस में कंफ्यूज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जगह पार्लियामेंट लिखा होता है, लेकिन हम पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात नहीं करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, ठीक है। देन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रीएम्बल में वर्ड्स लिखे हैं, सोवरन है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक नेचर का है, ये सारे जो हैं इनको भी हमने बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना है कॉन्स्टिट्यूशन के। देन सेक्युलर कैरेक्टर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। देन जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है सेंटर और स्टेट में, वो सेपरेशन ऑफ पावर्स भी बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, ठीक है। उसके अलावा जो भी ये बेसिक जैसे फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। देन हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, हम ये नहीं कर सकते कल को उठाकर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दें और हम बोल दें कि अब से हम पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलाएंगे, तो हम ये नहीं कर सकते क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में बैलेंस बनाना ये हमारे लिए बेसिक स्ट्रक्चर में कंसिडर किया। देन स्टेट्स का वेलफेयर करना इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। देन जो जुडिशल रिव्यू है कि आप जो भी जस्टिस जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जजमेंट्स दे दिए हैं उनको वापस से रिव्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर।
देन नेक्स्ट इज़ कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है और वो हमेशा ही इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए. दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. देन जस्टिस, एक्सेस टू जस्टिस, सबके पास जस्टिस होनी चाहिए. ठीक है. एंड नॉट द लास्ट, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. ये भी हम सबको बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड करते हैं. तो दिस आर सम बेसिक जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बेसिस पे हम ला चुके हैं कि हाँ ये तो जो है बेसिक स्ट्रक्चर है ही. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के बाद हमारा जो पार्ट 1 था, जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि हम 6 to 7 पार्ट्स में पॉलिटी को कंप्लीट करने वाले हैं, तो यहाँ इस चैप्टर के बाद हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा. तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो करेंगे वो हम पार्ट 2 से, पार्लियामेंट्री सिस्टम से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये कौन से पार्ट में लिखे हैं? दिस इज रिटन इन पार्ट 20 अंडर आर्टिकल 368. ध्यान रखेंगे. अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हम जनरली 3 तरीके से मतलब अगर हमें कोई भी अमेंडमेंट करना है, नॉट स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अगर हमें कोई अमेंडमेंट करना है तो ये अमेंडमेंट हम 3 तरीके से कर सकते हैं. किस किस तरीके से? सबसे पहला स्पेशल मेजॉरिटी से, देन सिंपल मेजॉरिटी से, देन स्पेशल मेजॉरिटी के साथ सिंपल मेजॉरिटी के साथ साथ सिंपल मेजॉरिटी तो रहेगी ही, प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, कि आधी स्टेट्स को भी उस पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा. तो ये दोनों जो हैं, दिस कम्स अंडर आर्टिकल 368. ठीक है. ये जो सिंपल मेजॉरिटी है, दिस इज आउटसाइड द आर्टिकल 368. इसको हम बाहर रखते हैं, जो आर्टिकल 368 के अंदर हम अमेंडमेंट्स करते हैं उसके बाहर. तो कुछ इसकी हम एक प्रोसीजर भी थोड़ी सी समझ लेते हैं कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हैं तो आप जो बिल इंट्रोड्यूस करेंगे वो बिल आप सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस कहाँ पे कर सकते हैं? आप पार्लियामेंट में कर सकते हैं. आप किसी स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं कर सकते हैं. ठीक है. देन पार्लियामेंट में आप कहीं भी कर सकते हैं, आप राज्यसभा में भी कर सकते हैं, आप लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट इट शुड बी इंट्रोड्यूस ओनली इन पार्लियामेंट, नॉट इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. देन सेकेंड पॉइंट इज इट शुड बी इंट्रोड्यूस बाय, ये आप ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कोई मिनिस्टर ही कर सकता है, जैसे कोई मिनिस्टर या कोई प्राइवेट मेंबर कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है. एंड वन मोर थिंग इज़ कि इसके लिए आपको प्रेसिडेंट के एसेंट की ज़रूरत नहीं होती. प्रेसिडेंट का एसेंट इज़ नॉट नेसेसरी. देन दोनों ही हाउसेस में बिल जो है वो मस्ट पास द बिल सेपरेटली, अलग अलग. ठीक है. देन कोई जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती है कि अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ गया है और आपको लग रहा है कि आप जॉइंट सिटिंग करा लो, दोनों मिल करके बैठें और सुलह कर ले, तो नहीं. राज्यसभा में अलग से पास होना जरूरी है, लोकसभा में अलग से पास होना जरूरी है. अगर किसी भी एक जगह पे पास नहीं हुआ है तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा. और प्रेसिडेंट के पास इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कोई खास चॉइस नहीं होती है. अगर दोनों ने पास कर दिया है तो प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही पड़ेगा. इट मस्ट गिव द एसेंट. ठीक है. देन कुछ और चीज़ें, जैसे कि अब हम समझते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी से और थोड़ा सा मैं आपको स्पेशल मेजॉरिटी भी समझा देना चाहूँगी कि यहाँ जो ये स्पेशल मेजॉरिटी है, इस स्पेशल मेजॉरिटी में होता क्या है. बेसिकली जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं आपके, उन सब की जो टोटल मेंबर्स जो भी आपके टोटल मेंबर्स होते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, जहाँ पर भी हम ये वोटिंग करा रहे हैं, उसके 2/3 जो प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं,
वो करने चाहिए कि वहाँ उस लॉबी में उस वक्त जितने भी बैठे हैं उसके 2/3 लोग जो हैं वो फेवर में वोट करेंगे, तभी उस बिल को माना जाएगा। उसके अलावा 50% ऑफ टोटल मेजॉरिटी, कि जितने भी टोटल नंबर हैं उसकी 50% ऑफ टोटल मेंबर्स, 50% + 1। ठीक है, ये दोनों ही केसेस फुलफिल होने चाहिए कि लॉबी में जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी, मान लो ये आपकी लोकसभा है और लोकसभा में अगर फॉर एग्जांपल 200 लोग बैठे हैं तो 200 लोगों का 2/3, और जितने भी इसकी टोटल स्ट्रेंथ है, लोकसभा की स्ट्रेंथ 545 है, तो 545 के 50% + 1 मेंबर्स जो हैं उतने की वोटिंग डलनी चाहिए। ये दोनों केसेस जब अलग अलग फुलफिल होंगे तभी उसको स्पेशल मेजॉरिटी माना जाता है। एंड दिस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ स्टेट्स में क्या है कि आधी स्टेट्स को जो गवर्नमेंट जितनी भी इंडिया में उस टाइम पे जब हम बिल पास करा रहे हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी हाफ ऑफ द स्टेट्स को जो भी बिल है वो पास करें तभी उसको रेटिफाइड माना जाएगा। तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी में, स्पेशल मेजॉरिटी में और स्टेट्स वाले ये जो रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स है उसमें क्या क्या आता है। तो सबसे पहले अगर हम समझें तो दैट कम्स इन स्टेट्स वाला जो रेटिफिकेशन है वो देखते हैं, उसमें काफ़ी कम होती है रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स की जिसमें ज़रूरत होती है। तो जहाँ पे स्टेट्स का इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं तो अगर उनको चेंज करना है तो स्टेट्स का इम्पॉर्टेंट रोल है ना, तो स्टेट्स की रेटिफिकेशन ज़रूरी होगी। देन उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कुछ चेंजेस करने हैं। फिर 7th शेड्यूल, क्योंकि 7th शेड्यूल इज़ एसोसिएटेड विद व्हाट, जो हमारी लिस्ट है उन सब से, तो उसमें स्टेट का भी इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। अब स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कितनी होगी कितनी नहीं, उससे रिलेटेड भी कुछ करना है तो भी स्टेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्टेट्स को इम्पैक्ट कर रही है ना जो चीज़ें, तो जो चीज़ें स्टेट्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करने की कैपेसिटी रखती हैं वहाँ हम रेटिफिकेशन लेते हैं। देन दिस आर्टिकल 368 इटसेल्फ, अगर इसको भी अमेंड करना है तो उसमें हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन ज़रूरी है। देन लेजिस्लेटिव पावर्स को अगर स्टेट और यूनियन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, तो अगर हम स्पेशल मेजॉरिटी की बात करें तो स्पेशल मेजॉरिटी जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, देन इंडियन टेरिटरी है, उसे हम फॉरेन स्टेट से सीज करके अपने पास ला रहे हैं तो वो भी जो है इसी के अंदर आती है। उसके अलावा अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो सिंपल मेजॉरिटी में नहीं है या रेटिफिकेशन में नहीं है, वो हम जनरली स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराते हैं। अब सिंपल मेजॉरिटी में बहुत कुछ आता है, जैसे कि हम ऑलरेडी सिटीजनशिप वाले एक्ट में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं कि कुछ भी नई स्टेट को ऐड करना है, नाम बदलना है या कुछ भी है तो उसको हम सिंपल मेजॉरिटी से पास करेंगे। देन आपकी कोई नई स्टेट फॉर्म हो रही है, फॉर्मिंग एनी न्यू स्टेट, देन कोरम से एसोसिएटेड है, सैलरी से एसोसिएटेड है, तो ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपकी सिंपल मेजॉरिटी से पास होती हैं। ठीक है, तो बाकी हम जब हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे तो हम उसमें साथ साथ देखेंगे कि सिंपल मेजॉरिटी से क्या पास हो रहा है क्या नहीं। तो अभी फ़िलहाल हम इतना ही रखते हैं इसको, ताकि बहुत होच पोच ना हो जाए। ठीक है, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी आपको करवा देना चाहती हूँ, ताकि बाद में जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम करें और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आएँ तो वो आपके रिवाइज होते जाएं और आपको ईजी रहे याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही देखेंगे। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सबसे पहले कब हो गया था? 1951 में ही हो गया था हमारा। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या चीज़ ऐड की गई थी? एडेड 9th शेड्यूल, ये तो हमने देखा था जब हमने शेड्यूल्स पढ़े थे। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर कुछ ग्राउंड्स डाले गए थे। किस चीज़ के? रेस्ट्रिक्शंस जो हमने देखी थी ना फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले में, जो रेस्ट्रिक्शंस थी, कुछ रेस्ट्रिक्शंस ऐड की गई थी आर्टिकल 19 के अंडर। देन स्पेशल और सोशली और इकोनॉमिकल एडवांसमेंट जो बैकवर्ड क्लासेस का हम कर रहे थे वो भी हमने यहीं से ऐड किया था।
ठीक है, तो इतना ही ध्यान रखें. देन सेकेंड इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. देन कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज़ हम जो अमेंडमेंट, सिक्स भी नहीं, हम सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम देखेंगे. सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी एक ही चीज़, जो पहले का स्टेट सिस्टम था इन्होंने वो एबॉलिश कर दिया था. जो हमने ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, उसमें जो हम करते थे, दे एबॉलिश द एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स. इसको उन्होंने एबॉलिश कर दिया था. क्या था इस सिस्टम के अंदर कि स्टेट्स को पार्ट ए, बी, सी एंड डी इस तरीके से स्टेट्स में डिफाइन था. और उसके बाद सिर्फ हमने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ वाला कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया था. और जब हमने इस सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हटाया था तो उस टाइम पे जो हमारी स्टेट्स बन के आई थी वो कितनी बनी थी? 14 स्टेट्स बनी थी और 6 यूनियन टेरिटरीज़ बनी थी. ठीक है, तो उसके अलावा कुछ और इस सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया था? इस्टेब्लिश किया था कॉमन हाई कोर्ट की. अगर आपको लग रहा है कि नहीं 2 स्टेट्स के लिए आप एक ही कॉमन हाई कोर्ट बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं. कॉमन हाई कोर्ट्स फॉर 2 और मोर स्टेट्स. ठीक है, देन हम अगर इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज़ 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे हम थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करते हैं. 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 में आया था. इसमें हमने क्या किया था? इसमें हमने प्रोसीजर चेंज की थी. वी चेंज द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की जो हमारी प्रोसीजर है कि जो हम इलेक्टोरल कॉलेज, अब हम वाइस प्रेसिडेंट किस तरीके से कराते हैं, किस प्रोसेस से? इलेक्टोरल कॉलेज वाला जो सिस्टम है. पर इससे पहले ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन में था वो जॉइंट मीटिंग के थ्रू, जो ये जॉइंट मीटिंग दोनों हाउसेस की करा लेते थे और वहाँ से करते थे. इसे हटा के ये इलेक्टोरल कॉलेज 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने डाला था. ठीक है, उसके अलावा देन हम अगर 15th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963 में, इसके अंदर बेसिकली हाई कोर्ट्स जो थे उनको उनके एसोसिएटेड कुछ पावर्स दी गई थी. जैसे दे इनेबल द हाई कोर्ट टू इशू रिट्स टू एनी पर्सन और इवन एनी अथॉरिटी इवन आउटसाइड इट्स टेरिटरी, कि अपनी टेरिटरी के बाहर भी अगर उन्हें लग रहा है तो वो रिट इशू कर सकते हैं. रिट आउटसाइड देयर टेरिटोरियल एरिया. ठीक है, देन दे प्रोवाइडेड for the compensatory allowances to judge who are transferred from high court to another. That is not that important. हाँ, एक और जो important point था कि इसी एक्ट के थ्रू इन्होंने हाई कोर्ट के जो जजेस थी उनकी एज जो है इंक्रीज़ कर दी थी. कहाँ से? फ्रॉम 62 ईयर्स. तो आज की तारीख में जो जजेस हाई कोर्ट के रिटायर होते हैं वो 62 पे रिटायर होते हैं. तो ये हमने 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया था. ठीक है, देन उसके अलावा एक 16, 17, 18 आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. देन अगर आप बात करें तो 19th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है आपका, दो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, चाहें तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं. इसमें बेसिकली हमने क्या किया था? जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स था उसको एबॉलिश किया था. एबॉलिश द इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स. ठीक है, देन अगर उसके बाद हम कोई देखें तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो मैंने अभी अभी आपको केशवानंदा भारती केस में बता ही दिया था. ठीक है, तो क्वेश्चन से पहले कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स भी हैं जिन्हें हम समझते हैं. 24th हम देख चुके थे ऑलरेडी. क्या था 24th?
कि पार्लियामेंट जो है वो कोई भी फंडामेंटल राइट या किसी भी चीज़ को अगर उसको लगता है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना है तो वो कर सकती है। हालांकि केशवानंदा भारती केस ने क्या कर दिया था कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो नहीं ख़राब होना चाहिए, उसके अलावा आप चाहे जो मर्जी चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। इसमें क्या था, जो हमने इनिशियली देखा था ये प्रीवी पर्सेस वाला सिस्टम था कि जो भी हमारे पुराने राजा महाराजा थे उनको कुछ प्रिविलेजेस दे रखी थी, उसको एबॉलिश कर दिया था। ठीक है। ये इंदिरा गांधी थी इस टाइम पे हमारी प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने इस प्रीवी पर्सेस वाला ये इकलौता ऐसा एक्ट था जो जो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में जब हमने नया अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था तो इस एक एक्ट को हमने एज इट इज़ कंटिन्यू किया था, इसको हमने रिपील नहीं किया था। तो इसको जो एबॉलिश किया था वो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने रिपील और हटाया है, एक तरीके से आप ये ध्यान रख सकते हैं। देन उसके अलावा कुछ जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट आता है दैट इज़ अवर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। हालांकि इसकी बहुत सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसकी बहुत सारी चीज़ें थी जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में रिपील भी हो गई थी, हटा दी थी उन्होंने, चेंज भी कर दी थी, लेकिन हर चीज़ नहीं की थी। तो सबसे पहले प्रियम्बल में इसके थ्रू चेंज हुआ था, 3 न्यू वर्ड्स ऐड किए गए थे। कौन कौन से थे? SSI, क्या क्या था SSI में? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है। देन नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी, कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 51A, और अगर हम पार्ट की बात करें तो पार्ट 4A। ठीक है। देन इसने क्या किया था, प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया था, किस चीज़ के लिए? बाय एडवाइस ऑफ कैबिनेट। हालांकि 44th में इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं जो हम अभी 44 देखेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है। देन उसके अलावा इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल्स भी बनाए थे। ठीक है। ये पार्ट 14A में ऐड किए गए थे। ठीक है। देन इन्होंने जो सीट्स थी लोकसभा की और लेजिस्लेटिव असेंबलीज की वो 1971 के सेंसस के बिहाफ पे फ्रोज कर दी थी टिल 2001। कहाँ की? लोकसभा की और स्टेट लेजिस्लेटिव की सीट्स। ठीक है। देन उसके अलावा दे मेड द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स बियॉन्ड जुडिशियल स्क्रूटिनी, जो बाद में हटा दिया गया था, तो दैट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। उसके अलावा इन्होंने जो टाइमिंग थी वो भी लोकसभा की जो टाइम पीरियड थी वो 5 से 6 साल कर दी थी। हालांकि 44th में इसको वापस से 5 इयर्स कर दिया गया था। तो बस आपको बताने के लिए बता दिया है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 44th में इसे वापस से चेंज कर दिया था। ठीक है। देन इसके अलावा इन्होंने 3 DPSPs भी ऐड किए थे। क्या क्या थे? एक तो फ्री लीगल एड वाला, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस। ठीक है। देन सेकेंड वन इज, दूसरी क्या थी हमारी? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, कहाँ पे? इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। एंड थर्ड वन इज एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है। देन उसके अलावा इन्होंने 5 सब्जेक्ट्स को शिफ्ट कर दिया था, कहाँ से? फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट। कौन थे वो? कौन से 5 सब्जेक्ट थे? वो 5 सब्जेक्ट थे, सबसे पहला था एजुकेशन, देन सेकेंड वाज फॉरेस्ट, थर्ड वाज वेट एंड
measures and then protection of wild animals and birds, and then उसके बाद fifth was associated with administration of justice. ठीक है, ये ध्यान रखेंगे. दीज आर द 5 सब्जेक्ट्स जो कि एड स्टेट लिस्ट से हटा करके, स्टेट लेजिस्लेचर से नहीं, स्टेट लिस्ट से हटाए थे. सब्जेक्ट्स फ्रॉम स्टेट टू कंकरेंट लिस्ट. ठीक है, उसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं. इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी. सो द नेक्स्ट इज कि इनमें इस टाइम पे क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भी इन्होंने दिया था. ठीक है, सो दिस इज इट. देन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कुछ चेंजेस किए थे. उसके अलावा एक तो वही जो प्रेसिडेंट के पास एडवाइस बाउंडेड कर दी थी, प्रेसिडेंट की एडवाइस, वो एक बार ये परमिशन दे दी थी कि वन टाइम प्रेसिडेंट वापस भेज सकता है उस एडवाइस को अगर उसे लगे तो. ठीक है, उसके बाद हालांकि ये बाउंडेड ही रहेगी. ठीक है, देन उसके अलावा हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको लीगल राइट बना दिया था, आर्टिकल 300A में डाल दिया था, फंडामेंटल राइट से हटा दिया था. ये सारी चीज़ 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ही की गई थी. ठीक है, देन उसके अलावा इन्होंने क्या किया था? उसके अलावा इन्होंने जो भी मतलब नाम के लिए एक ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स प्रोविज़न उस टाइम पे यूज़ किया जाता था पार्लियामेंट प्रिविलेजेस को लेके, उसको भी ओमिट कर दिया था. ठीक है, इसको मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. उसके अलावा जो रिप्लेस किया था इन्होंने, क्या किया था? इंटरनल डिस्टर्बेंस एक वर्ड था, उसकी जगह पे इन्होंने बोला था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह पे आप कोई इमरजेंसी नहीं लगा सकते हो, बल्कि आर्म्ड रेबिलियन वर्ड को ऐड कर दिया था इन्होंने. ये किस रिस्पेक्ट में है? नेशनल इमरजेंसी के रिस्पेक्ट में है. ठीक है, उसके अलावा इट प्रोवाइडेड कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, दे कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी है तब भी आप इन 2 फंडामेंटल राइट्स को नहीं ले सकते. ये चीज़ भी ऐड कर दी थी. ठीक है, देन कुछ DPSPs भी ऐड किए थे. व्हाट वर दोस? एक DPSP जो ऐड किया था कौन सा था? मिनिमाइज इनइक्वालिटीज. किस रिस्पेक्ट में? स्टेटस के रिस्पेक्ट में, इनकम के रिस्पेक्ट में, अपॉर्चुनिटीज़ के रिस्पेक्ट में. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे. सो आई होप आपको समझ आ गया होगा 42nd और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कितने इंपॉर्टेंट है. दिस इज इन द ईयर 1978. ठीक है, देन उसके बाद जो भी छोटे मोटे एक्ट्स आए थे वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है. देन इसके बाद 44th के बाद जो इम्पॉर्टेंट एक्ट आपका आता है वो आता है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. इसमें क्या था? ये हमने देखा था जब हमने शेड्यूल किए थे, 10th शेड्यूल ऐड किया था, और इसी को एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं. ठीक है, देन 52nd के बाद जो इम्पोर्टेंट है दैट इज 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया था हमने? वोटिंग एज जो है वो कम कर दी थी. कहाँ से? फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर. ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, दिस इज इम्पॉर्टेंट.
और 61st जो आया था वो कौन से ईयर में आया था, 1989 में। और जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था दैट वाज इन 1985। ठीक है, देन 61st के बाद जो हमारा इम्पॉर्टेंट है दैट विल बी 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 में। ये आया था, इन्होंने स्पेशल स्टेटस दिया था, स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली by designating it as a national territory of India। ठीक है, देन आफ्टर 69th अगर हम देखें तो जो हमारा इम्पोर्टेंट आते हैं वो आते हैं 72 एंड 73, नहीं नॉट 72, इट्स 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ही आए थे दोनों। ये हमारा था पंचायती राज सिस्टम के लिए और ये था अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए। बेसिकली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इन दो एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू मिला है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ ही गया होगा। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट एक्ट हमारा आता है दैट इज़ 85th को भी आप छोड़ सकते हैं। देन हमारा जो आता है दैट इज़ 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो तो आपको मैं बहुत ज़्यादा बार बता चुकी हूँ और अभी मैं यहाँ रिपीट नहीं करने वाली हूँ। दिस इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन। इसमें हमने किस किस चीज़ में चेंज किया था, DPSP में चेंज किया था, फंडामेंटल राइट्स में चेंज किया था और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में चेंज किया था। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एज एंड DPSP में 0 से 6 साल के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर दी जाएगी। ठीक है, सो आफ्टर दिस जो इम्पॉर्टेंट एक्ट आपका आता है दैट इज़ 91st कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 90 इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, तो वी विल डू 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है, अब यहाँ से 91st से लेके अभी तक जितने हुए हैं उनको आप थोड़ा सा सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को ध्यान रखेंगे ऊपर से, क्योंकि अब ये लास्ट वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो कभी भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, हालांकि 99 से लेके 105 तक वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पर फिर भी हमने थोड़ा जो मुझे लगेंगे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती चलूँगी। ठीक है, 91st में क्या था, इन्होंने जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ था 52nd उसको और ज़्यादा आगे कंप्लीट किया था। बेसिकली पार्लियामेंट में जो रिफॉर्म्स आने थे उससे एसोसिएटेड ये हमारा अमेंडमेंट था। और इसमें हमने क्या क्या किया था, लिमिट किया था साइज़ किसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम अच्छे से पढ़ेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसके अलावा एंटी डिफेक्शन के भी कुछ पॉइंट्स ऐड किए थे। उसके अलावा इसमें हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो लिमिट किया था कि इट कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, और ये दोनों ही जगह किया गया था, पार्लियामेंट में भी एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में भी। ठीक है, इंक्लूडिंग पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करेंगे और स्टेट लेजिस्लेचर में चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड करके। ठीक है, सो आई होप दिस आपको समझ आया होगा कि 91st में क्या था। उसके अलावा बहुत डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो लक्ष्मीकांत में लास्ट में पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एट अ ग्लांस दिए हैं, जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा डिटेल में पूरा ही आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको कोई पॉइंट लगे कि यहाँ मिस हो रहा है तो आप वहाँ से भी एक बारी दे सकते हैं। देन 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमने ऐड किया था 8th शेड्यूल में कुछ लैंग्वेजेस को, हालांकि दीज आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, फिर भी मैं आपको नाम बता देती हूँ। दैट इज़ बोडो, डोगरी, मैथाली एंड संथाली। ठीक है, देन 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या था, इन्होंने एम्पावर किया था स्टेट को टू मेक
ये इनामदार केस से एसोसिएटेड था 93rd, इसको आप छोड़ सकते हैं। देन हम उसके बाद डायरेक्ट आएंगे तो हम आएंगे 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे 2011 का। इसमें हमने क्या किया था, हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐड किया था। ठीक है। देन 98 इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। 99th हमारा जो था वो कोलिजियम सिस्टम से एसोसिएटेड था। NJAC, इसको बाद में हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने अनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था। सॉरी। देन 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये था कि हमने बांग्लादेश को कुछ कुछ टेरिटरीज दी थी। ठीक है। देन 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये 2016 में आया था। ये GST वाला जो कॉन्सेप्ट था वो लागू किया गया था। देन 102nd 2018 में आया था, जो नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लास के लिए थी, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। 103rd 2019 में आई थी। EWS को 10% रिजर्वेशन मिला था। ये मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या चीज़ लेकर आ रहा है। 104th, ये जो NCBC थी, नहीं, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू NCBC। जो रिजर्वेशन सिस्टम था, SC ST को जो रिजर्वेशन देते थे उसको और एक्सटेंड कर दिया था 2030 तक। हाउएवर इसमें जो एक चीज़ की गई थी कि जो हम अभी तक एंग्लो कम्युनिटीज़ को, एंग्लो इंडियंस को जो रिजर्वेशन दे रहे थे, वो रिजर्वेशन जो है वो यहाँ से हटा दी गई थी। ठीक है। एंग्लो इंडियंस को जो रिजर्वेशन दी जाती थी उसको एबॉलिश कर दिया था। ठीक है। देन 105th, दिस इज रीस्टोर की थी जो भी पावर्स थी बैकवर्ड क्लासेस को लेके स्टेट लेजिस्लेचर्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, क्योंकि वो काफ़ी अगेंस्ट में थे इस चीज़ के, तो उनको उनकी पावर्स वापस कर दी थी 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ये कब हुआ है 104? दिस इज इन 2020, दिस इज इन 2021। ठीक है। तो आई होप आपको सब समझ आ गए होंगे कि हमने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स भी देख लिए हैं किस तरीके से क्या क्या है। फिर भी अगर आपको लगे कि आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कन्फ्यूजन हो रही है तो आप थोड़ा सा वीडियो को बैक करके दोबारा से एक बारी देख सकते हैं, आपको फॉर श्योर समझ आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं इन चैप्टर्स से एसोसिएट होके कौन से क्वेश्चंस हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव अ बियरिंग ऑन एजुकेशन। अब ये थोड़े मिक्स हो गए हैं क्योंकि ये सारे टॉपिक्स मैं आपको जनरली करवा चुकी हूँ। DPSP में हाँ एजुकेशन से रिलेटेड है, अर्ली चाइल्डहुड वाली चीज़ है ना। देन अर्बन एंड लोकल बॉडीज़ में ये भी है, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स में है, ये हम वहाँ पढ़ेंगे। देन 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल एंड 7th शेड्यूल इनमें है। तो ये तो 5th और 6th शेड्यूल किस चीज़ के थे? ये थे हमारे किससे एसोसिएटेड थे? दे वर एसोसिएटेड विद शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है। देन 7th शेड्यूल लिस्ट थी, इसमें तो एजुकेशन के बारे में है ही। तो ये है कि ये कंसिडर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो कोई भी ऑप्शन 1 2 एंड तो ये 1 and 2 गया, 3 4 5, तो अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं 1 to 5 एंड 1 2 3 4 एंड 5। तो जनरली 5th शेड्यूल में होते नहीं, ऐसे एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब्स में कोई भी एक्ट बना रहे हैं तो उसमें हम इंक्लूड कर भी सकते हैं। तो ये डिपेंडिंग ऑन इंटरप्रिटेशन कोई भी आंसर इसका हो सकता है, वो आंसर की इस पर डिपेंड करता है। ठीक है। Then which constitutional amendment is called mini constitution? 42nd Constitutional Amendment Act.
विच अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, 21 से 18 कब हुई है, 61st से। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स अभी हमने देखे, किससे रिलेटेड थे, पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इज इट ट्रू और फॉल्स। देन बाकी देखते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, अभी हमने देखा। पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट द प्रेसिडेंट एसेंट, ये भी बात तो सही लग रही है, प्रेसिडेंट के एसेंट के बिना क्या हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। प्रेसिडेंट का एसेंट तो मस्ट हो जाता है, जब तक प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं आता है तब तक हम किसी भी जो भी हमारे बिल्स हैं उनको हम लॉ मान ही नहीं सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, नहीं, केशवनंदा भारती केस में इस चीज़ को भी हटा दिया गया है। तो दिस विल बी द राइट, ओनली द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन सेक्युलरिज्म है, फेडरलिज्म, ये भी अभी हमने देखा, ये सारे ही हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वाज लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट, कौन से केस में, वेरी इंपॉर्टेंट, केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसका ईयर भी ध्यान रखेंगे, इट वाज इन द ईयर 1973। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है, सुप्रीमेसी ऑफ, ये मैं आपको अभी बता भी रही थी, इट इज़ नॉट सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, इट इज़ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ है, जुडिशियल रिव्यू है। देन विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नो लॉ कैन बी मेड दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट, कोई भी ऐसा लॉ हम बना ही नहीं सकते जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। केशवनंदा भारती केस में पढ़ा हमने कि आप बना तो कुछ भी सकते हैं पर आपको बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होने चाहिए। तो आप अगर फंडामेंटल राइट्स को आप बेसिक स्ट्रक्चर में मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, they are the important part of our constitution. The parliament can amend any part of the constitution without any limitation, no, लिमिटेशन है ना, क्या लिमिटेशन है, बेसिक स्ट्रक्चर आप नहीं चेंज कर सकते, तो दिस इज़ द लिमिटेशन। तो सेकंड तो गलत हो गया, तो अब आपके पास क्या बचा कि नो लॉ कैन बी मेड दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट, नहीं, ये भी गलत है, आप बना सकते हैं ऐसा लॉ अगर आपको लग रहा है वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे लेकिन उससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो तो। So this is also wrong, the answer will be D, ठीक है। सो आई होप आपको ये दोनों ही कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए होंगे। जो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कराए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, थोड़े फैक्चुअल हैं। तो टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय।